बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान 28 अक्टूबर को होगा। पहले चरण का मतदान 10 नवंबर को होगी मतगणना। आज देश भर में कृषि बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। यूपी से लेकर पंजाब तक सड़क पर उतरे किसान। कई जगह किसानों पर लाठीचार्ज। मशहूर गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन। 74 साल की उम्र में हुआ निधन। 2 महीने पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव। एनसीबी दफ्तर में रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ जारी। करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ कर रही है एनसीबी। दीपिका संग ट्रक चैट को लेकर पूछे सवाल। कल दीपिका पादुकोण से एनसीबी करेगी पूछताछ। पति रणवीर सिंह ने मांगी साथ रहने की इजाजत। पूछताछ के दौरान साथ रहने की इजाजत मांगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। ड्रग्स मामले में लगातार एनसीबी की तरफ से पूछताछ जारी है। आपको जानकारी दे दी, रकुलप्रीत सिंह से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ दीपिका की मैनेजर करिश्मा से भी पूछताछ हो रही है। दीपिका की चैट दिखाकर करिश्मा से सवाल किए जा रहे हैं। कल ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ होगी। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि रणवीर सिंह ने दीपिका के साथ पूछताछ में रहने की इजाजत मांगी है और कल श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से भी पूछताछ की जाएगी। तो कल का दिन काफी अहम है। तीनों बड़ी एक्ट्रेस से कल पूछताछ एनसीबी की टीम करेगी। और आज की बात करें तो आज रकुलप्रीत सिंह से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। वहीं दीपिका की मैनेजर करिश्मा, जिनके साथ दीपिका की चैट्स वायरल हुई थी, उसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। वो चैट्स बाकायदा दिखाई जा रही है और उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। उस चैट्स में साफ तरीके से ड्रग्स की मांग की गई थी और जिस तरीके से करिश्मा ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमने इसमें कोई भी ड्रग्स मांगे नहीं थे, ये सिर्फ चैट्स, सिंपली चैट्स भी होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर करिश्मा इन बातों को घुमाती हुई नजर आई है। बहरहाल एनसीबी के सामने वो हैं और एनसीबी के सवाल इस तरीके से होते हैं कि इंसान झूठ के बजाय साफ तरीके से जो उनका सच होता है वो गल देते हैं। क्योंकि आपने, और ये 2 तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, रकुलप्रीत सिंह की ये तस्वीर है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करिश्मा प्रकाश जब वो एनसीबी के दफ्तर में पहुंची। तो क्योंकि आज पूछताछ का काफी अहम दिन है और दोनों से ही पूछताछ की जा रही है, इसलिए दोनों ही एनसीबी दफ्तर पहुंची है। रकुलप्रीत सिंह ने जहां कल कहा था कि उन्हें समन नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद एनसीबी की टीम उनके घर जाकर उनको समन देकर आई थी। अशोक पांडे इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आज रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा प्रकाश दोनों से बातचीत हो रही है और करिश्मा जिसके साथ दीपिका की ड्रग्स चैट सामने आई थी, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहां तक अभी तक पूछताछ पहुंची है? देखिए, प्राथमिक तौर पर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा प्रकाश जो है वो कहीं भी सहयोग नहीं कर रही हैं और जो है गोल गोल जो है वो सवालों के जवाब दे रही हैं। क्योंकि देखिए, कल दीपिका पादुकोण को बुला के उनसे पूछताछ की जानी है, तो ये माना जा रहा है कि ये पूरा का पूरा एक प्री प्लान के तहत जो है समय सिर्फ निकालने का जो है एक प्रयास किया जा रहा है। और जो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं एनसीबी की टीम की तरफ से, जिसमें पूछा जा रहा है कि आप ड्रग्स कहाँ से लेके आती थी, क्या करती थी, किस तरह के संबंध आपकी दीपिका पादुकोण के साथ में थे, इस किसी भी प्रश्नों को लेकर के खास साफ साफ जो भी है कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा फाउल प्ले है जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो एक दूसरे को बचाने के प्रयास में ये तीनों ही लोग बचे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमको देखने को मिली है एनसीबी की, और जिस तरह से आज जिस तरह से करिश्मा प्रकाश से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके चलते उम्मीद की जा रही है कि जो भी चीजें आज रिकवर, जो भी चीजें इनके बाद में इन्फॉर्मेशन आएंगी, उन्हीं के बेसिस पे उन्हीं को आधार बना करके जो है कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं अशोक कि बिल्कुल भी पूछताछ में सहयोग नहीं किया जा रहा। रकुलप्रीत सिंह को तो हम पहले ही देख चुके थे, समन मिलने के बाद भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई समन नहीं दिया गया, जिसके बाद एनसीबी की टीम को उनके घर जाकर उनको समन देना पड़ा। पहले ही वो कई ऐसे बयान दे चुकी है कि उन्हें फंसाया जा रहा है और इस पर वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करती हुई नजर आ रही है। और आज पूछताछ में भी वही चल रहा है। बात करिश्मा की भी करें, आपने सुबह इस बात की जानकारी भी दी थी कि जिस तरीके से करिश्मा बातों को घुमाती हुई नजर आ रही है और वो मानने को तैयार नहीं है चैट्स को लेकर।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जब शुरू हुआ बुरा माहौल, जब उसके बाद में ही जिस तरह से एनसीबी का शिकंजा इन सब बॉलीवुड एक्टर्स की तरफ से कसना शुरू हुआ, तो हर कोई कहीं ना कहीं घबराया हुआ था। और जैसे अब इस पूरे मामले में जब ये रकुल प्रीत का नाम सामने आया, तो वो समझ गई थी कि इनसे जो इंट्रोगेशन होगी वो बहुत ही हाई लेवल इंट्रोगेशन होगी, जिसके बाद में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। देखिए ऐसा भी होता है ममता की, जो इस तरह के जो कलाकार होते हैं वो कहीं ना कहीं पर जो अपने से बड़े कलाकार जो बहुत ही हाई पोर्टफोलियो वाले होते हैं या जो ए लिस्टेड होते हैं, उनका नाम सामने लाने से घबराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ऐसी पहुंच, ऐसा रसूख होता है। खासकर ड्रग्स की बात करें तो उसमें कई तरह के अलग अलग माफियाज भी जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन सब चीजों से बचने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। लेकिन एनसीबी अपने आप में पर्याप्त है, सक्षम है कि इस तरह की चीजों को जान करके इन्वेस्टिगेशन करे। और जिस तरह की आज आपको हम खबर दे रहे हैं, जिस तरह से आज करण जौहर की जो राइट हैंड लेफ्ट कहा जाता है, क्षितिज को भी आज गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा अनुभव जो है, जो कि अनुभव चोपड़ा है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है करण जौहर के, उनको भी बकायदा बिठा करके उनसे जो आमने सामने प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बॉलीवुड का जो ये ड्रग गैंग है वो कितना सक्रिय था, कितना फैला हुआ था, जिसके बाद में अब एक एक करके लोगों को बुलाया जा रहा है। खासकर आज जो धर्मा प्रोडक्शन का जो नाम आया है, और जिस तरह से ये दो लोग जो कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, इसके बाद में ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब करण जौहर को बुला करके भी उनसे पूछताछ की जाएगी, और एनसीबी को समझ देने की तैयारी भी कर चुका है। बिल्कुल, लेकिन बचेगा तो कोई भी नहीं। जब रिया चक्रवर्ती जो इतनी बातों को घुमा रही थी, उसको एनसीबी ने सच बोलने पर मजबूर कर दिया, तो हर एक पर सेम शिकंजा कसेगी। लेकिन अगर बात करें अशोक रकुल प्रीत की, तो रकुल प्रीत सिंह ने साफ तौर पर पूरा का पूरा ढीकरा रिया पर फोड़ दिया है। कहा कि मैंने कभी नहीं ड्रग्स ली, न पेडलर संग कनेक्शन रहे। लेकिन उसी दौरान अगर हम बात करें तो रकुल ने रिया के साथ ड्रग्स चैट की बात को कबूल किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रकुल ने इस बात को कबूला है, जो भी चैट हुए हैं, और ये कह देना कि मैंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, देखिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई जानता है, ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कि 14 डेज के बाद में जो भी है ब्लड में जो है ड्रग्स के जो सैंपल्स लेने के बावजूद भी ड्रग्स उसमें नहीं आता है, रिपोर्ट में सामने नहीं आ पाता है। ये इतना जानते हैं, इसलिए सीना ठोक करके इस तरह। लेकिन ये इस बात को भूल गए हैं कि जिस तरह से एनसीबी ने 3 साल पुराने चैट्स निकाल करके इनको सामने बिठा दिया है, और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अब जिस तरह धर्मा प्रोडक्शन की पार्टी में जो लोग गए हुए थे करण जौहर के साथ उनके घर पर थे, तो अब उनको बुला करके उनको भी तलब करेगी। अब कोई लाख प्रयास कर ले अपने आप को बचाने का, लेकिन जिस तरह से अब जो इन्वेस्टिगेशन जा रही है, और जिसको लेकर के आज ये भी माना जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शन के जुड़े हुए क्षितिज प्रसाद को आज शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, वो दिखाता है कि बॉलीवुड का जो गैंग है, जो कि ड्रग्स को लेकर के सक्रिय रहा है, इसकी तरफ एनसीबी का शिकंजा कैसे करते जा रहा है। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर, मैं अगर ये कह दूं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर कोई बड़े नाम और भी सामने आ सकते हैं, जो कि एक्सपोज होंगे, जिसके बाद बिल्कुल। चलिए अशोक, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे बाकी अपडेट भी लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, बात बिहार विधानसभा चुनाव की करते हैं। जी हाँ, विधानसभा चुनाव का बिगुल तो बज चुका है। 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान किया जाएगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। तो कयास जिसके लगाए जा रहे थे वही नजर आया है। 3 चरण ऐसे हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल कराए जाएंगे। 10 नवंबर को मतगणना होगी, 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। और जानकारी ये भी दे दें कि तारीखों के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बिहार ने बना लिया है बदलाव का मन। तो अब प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी है। और हम पहले ही देख रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही थी। और जिस तरीके से पहले ही चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना काल में ही बिहार विधानसभा चुनाव करेंगे, तो आज तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। पैकेज क्यों नहीं मिला? अभी 85 लाख आबादी जो है बाढ़ से ग्रसित रही, उसके लिए जो है अब तक सेंट्रल की कोई टीम तक आकर के कोई पूछने वाला नहीं रहा, देखने वाला नहीं रहा। चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बाढ़ पीड़ित हो, हर कोई जो है इस सरकार से छुटकारा चाहता है। और हमें चुनाव आयोग के फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं। चुनाव का तिथि जो है वो तय हो चुका है। हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है, उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम करेंगे। गठबंधन में एनडीए है,
और ये लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी लड़ाई जो सीधे है वो बीजेपी के साथ है। जनता दल यूनाइटेड का तो नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के अगर बात की जाए तो कभी इधर कभी उधर 4 साल में 4 सरकारें देखने को मिला। गठबंधन 2015 में जो हुआ था, हम लोग चुनाव जीत करके आए, लेकिन जिस व्यक्ति ने जनादेश का अपमान किया, जनता जिन्होंने जनादेश दिया था महागठबंधन को, वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी और ये वक्त आ चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो ठगने का काम किया, जनादेश का अपमानित करने का काम किया, आप देखेंगे सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, 60 तो इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर क्या कुछ कहते हैं बिहार चुनाव को लेकर, वो जरा सुनिए। 3 सत्र में जो 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं और 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए को बहुमत दिलाएगी, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके 2 कारण बहुत साफ हैं। एक तो जो बिहार सरकार में जदयू और भाजपा की सरकार ने एलजेपी के साथ मिलकर जो काम किया है, और खास करके सड़कों का काम, बिजली का काम गांव में, और कोरोना काल में जो अपने मजदूर भाइयों के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, और इसके साथ जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार के लिए काम किया गया है। आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री साफ साफ कहते हैं, जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, और पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार का विकास होना जरूरी है। विशेष रूप से बिहार की जनता देश के राष्ट्र के मुद्दों पर भी विश्वास करती है। आज जब चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ अगर भारत की संप्रभुता का समर्थन करने की बात होती है, तो आपने देखा है नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितनी हिम्मत से वो साहस दिया है देश को। चाहे वो धारा 370 का विषय हो, बाकी हो, तो बिहार की जनता इन सबों को देखती है। तो राष्ट्र के विकास के मुद्दे, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे, और इसके साथ बिहार के विकास का जो काम एनडीए का रहा है, और जो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की चिंता की है विकास की, ये सब जनता के सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर यूपी के प्रतापगढ़ में एसडीएम विनीत उपाध्याय धरने पर बैठे हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि डीएम के खिलाफ धरने पर एसडीएम बैठे हुए हैं। बड़ी जानकारी यूपी के प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आपको जानकारी दे दें, डीएम की आंच में दोषी पाए गए थे एसडीएम राजवीर सिंह। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ है हमारे साथ। राजवीर, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि डीएम के खिलाफ एसडीएम धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल ममता, देखिए एसडीएम विनीत उपाध्याय हैं जो धरने पर डीएम कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन विनीत उपाध्याय के ऊपर जो आरोप है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि जिस मामले में उन्होंने डीएम ने जांच की थी, उस मामले में बाकायदे उनके खिलाफ तमाम आरोप पाए गए थे। उन्होंने लालगंज तहसील में पुलिस की राइफल छीन ली थी, अधिवक्ताओं के साथ मारपीट करने का आरोप था। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में एक रीट भी पड़ी थी, जिसकी जांच शासन स्तर से हुई थी और डीएम ने जांच की थी। और लेकिन डीएम ने जो जांच रिपोर्ट शासन को अपनी भेजी, तो उस जांच रिपोर्ट से नाराज होकर एसडीएम विनीत उपाध्याय तमाम आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के डीएम के ऊपर। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस विनीत उपाध्याय का बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले आप देखिए तो अलीगढ़ में भी तैनाती के दौरान जो तत्कालीन डीएम थे, उनके साथ भी इनकी काफी कहासुनी हो गई थी, काफी झगड़ा हुआ था, जो सार्वजनिक रूप से बाहर आया था, और उसके बाद वहां से इन्हें शासन ने हटाया। लेकिन अब प्रतापगढ़ में जिस तरह से विनीत उपाध्याय के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, वो धरने पर बैठकर शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि जांच रिपोर्ट किसी भी तरह बदली जाए या जांच रिपोर्ट उनके हिसाब से नहीं लगाई गई है। तो जाहिर सी बात है, शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए विनीत उपाध्याय जो डीएम है प्रतापगढ़ में, वो अपने डीएम के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। हालांकि जब डीएम से भी थोड़ी देर पहले ही प्रतापगढ़ के डीएम से बात हो रही थी, तो डीएम ने साफ कह दिया कि जो जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो उन्होंने शासन से अवगत करा दिया है। अब शासन को डिसीजन लेना है, इस पूरे मामले में निर्णय लेना है कि एसडीएम के साथ क्या करना है, किस तरह की कार्रवाई करना है। लेकिन ये दबाव बनाने के लिए डीएम के ऊपर, दबाव बनाने के लिए शासन के ऊपर विनीत उपाध्याय धरने पर प्रतापगढ़ में कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं। जी चलिए राजवीर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।